हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बुक है आपकी, उसमें 5वां और लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम समझेंगे कैश क्या होता है। दूसरा हम समझेंगे कैश फ्लो का क्या अर्थ है। तीसरा हम समझेंगे जो कैश फ्लो है उसके क्या कारण होते हैं, यानी कि किस किन वजहों से कैश का फ्लो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। फिर हम समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कि उनको किन किन मेन हेडिंग्स में बांटा जाता है। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है। फिर यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाकर उसका क्या यूज़ करते हैं, उसके क्या प्रयोग हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, यानी कि ऐसी कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के महत्व को कम करती हैं, यानी कि उसको सीमित करती हैं। तो पहला है कैश। कैश का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो कैश ही है या कैश के समतुल्य है, उसको कैश माना गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ जो कैश या कैश के समतुल्य है वो कैश हेडिंग के अंतर्गत आती है। जैसे आपका कैश बैलेंस है, आपके पास कैश रखा है जेब में या घर पर, वो आपका कैश के अंदर आएगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई बैंक बैलेंस है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा और उसको भी कैश के नाम से ही जानेंगे। या अगर बैंक से हमारा ओवरड्राफ्ट है, यानी कि बैंक में जितने पैसे थे हमारे, हमने उससे ज़्यादा निकाल लिए बैंक से, उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं जितने होते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज भी हमें बैंक प्रोवाइड करता है ओवरड्राफ्ट की। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हम क्या करेंगे, कैश का टोटल कैश या कैश इक्विवेलेंट में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट कैश आ जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। ऐसे डिपॉजिट जो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए, और जो बहुत जल्दी कैश में बदल जाते हैं, वो ऐसी डिपॉजिट्स भी आपकी कैश या कैश इक्विवेलेंट कहलाती हैं। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है आपकी। सिक्योरिटीज़ मतलब ऐसी सिक्योरिटीज़ जिनकी मैच्योरिटी डेट 3 महीने के अंदर अंदर होती है, उसको कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये कैश के इक्विवेलेंट ही मानी जाती है, क्योंकि 3 महीने का टाइम जो होता है वो ज़्यादा नहीं माना जाता और उसको कैश इक्विवेलेंट मान लिया जाता है ऐसी एसेट को जो 3 महीने के अंदर कैश में बदलने वाली है। अगला है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं बिजनेस से, कोई एसेट खरीदी या कोई लाइबिलिटी पे की या कोई लोन लिया या एसेट खरीदी, तो इस तरीके से जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो नगद होती हैं, जिनसे कैश का फ्लो होता है, उस एक्टिविटीज़ से क्या होता है, कैश का फ्लो माना जाता है। यानी कि अगर कोई आर्थिक क्रिया खरीद फरोख्त अगर कोई उधार की गई है तो उधार की एंट्री कैश फ्लो के अंतर्गत नहीं आती। अब कैश फ्लो को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो कैश इनफ्लो, दूसरा है कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब है जब कैश बिजनेस में अंदर आता है तो उसको हम कहते हैं कि कैश का इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो मतलब यानी अंदर की तरफ फ्लो, यानी कि बिजनेस के अंदर कैश का आना, पैसे का आना। अब कैश का आना कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि अगर हमने कोई असेट बेची है तो वो हमारे कैश, उससे हमारा कैश इनफ्लो हो सकता है। इसी तरीके से अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज बेची हैं नगद में तो उससे हमारा कैश इनफ्लो होगा। इसी तरीके से अगर कोई लोन हमने लिया है तो उससे हमारा कैश इनफ्लो होगा, या कोई सिक्योरिटी हमने इशू की है पब्लिक में और उससे हमने कैश जनरेट किया था, वो भी कैश इनफ्लो माना जाएगा। इसी तरीके से कैश आउटफ्लो होता है। कैश आउटफ्लो का मतलब होता है आपका कि जब बिजनेस से पैसा बाहर जाता है तो उसको कैश आउटफ्लो कहते हैं। अब सवाल उठता है कि बिजनेस से पैसा कब कब बाहर जाता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक तो कैश में की गई है, यानी कि उधार में नहीं की गई, और दूसरा उससे कैश आने की बजाय कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से। अब ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि असेट खरीदी हमने, फिक्स्ड असेट खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी या कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो क्या होगा, उस
असेट को खरीदने से हम जब नकद में उसे खरीदेंगे तो हम कैश देंगे उसके बेचने वाले को, जो जिससे हम खरीद रहे हैं उसको हम कैश दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश है उसका आउटफ्लो हो रहा है हमारे बिजनेस से बाहर। तो इस तरीके से हम एक्टिविटीज़ को नोट करेंगे जिनसे कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अगला है कॉजेज ऑफ फ्लो ऑफ कैश, यानी कि जो कैश फ्लो है वो किस किन वजहों से होता है। कुछ बहुत सारी वजह हैं, कई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जाती हैं जो भी नगद में हैं उससे ही कैश फ्लो होता है। लेकिन इन कैश फ्लो की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनको दो भागों में बांटा जाता है, पहली कैश इनफ्लो और दूसरा कैश आउटफ्लो। तो पहले हम देखेंगे कैश इनफ्लो को कि इनफ्लो की कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इससे अलग भी और कारण हो सकते हैं लेकिन मेन कारण यही होते हैं। तो पहला है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। कंपनी जिस प्रोडक्ट का भी व्यवसाय कर रही है, जिस प्रोडक्ट को भी बेचती है, उसी प्रोडक्ट को से सेल करने से जो हमारे पास कैश आएगा, अगर वो कैश में बेची गई है तो उसी से क्या होगा, हमारा कैश का इनफ्लो होगा। दूसरा, अगर हमने डेटर से कुछ अमाउंट रिसीव किया है, पहले हमने उधार माल खरीद बेचा था डेटर को और उसके बाद उसने कुछ दिन बाद हमें पैसे दे दिए वापस, तो वो पैसे क्या है, एक तरीके से इनफ्लो है बिजनेस में। इसी तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट बनाई है, सपोज कीजिए कोई दूसरी कंपनी के हमने शेयर्स या डिवेंचर्स खरीद लिए और उनसे हमें कैश में रिटर्न मिल रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा, इनफ्लो माना जाएगा। इसी तरीके से हमने कोई सिक्योरिटी इशू की है, तो जब हम सिक्योरिटी इशू करेंगे तो क्यों करते हैं हम सिक्योरिटी इशू, पैसे फंड रेज करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो जब हम कैश में सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होता है। इसी तरीके से सेल ऑफ असेट्स, अगर कोई असेट्स पुरानी हो गई है या अब काम की नहीं रही या वो उसका प्रचलन ख़त्म हो गया या वो कॉस्ट ज़्यादा कम नहीं कर पा रही प्रोडक्शन की, तो हम क्या करते हैं, उस असेट को बेच देते हैं। तो अगर उस असेट्स को हमने कैश में बेचा है तो भी कैश इनफ्लो हमारे बिजनेस में होगा। अगला है टेकिंग लोन्स। लोन मतलब कोई भी उधार लेना पैसा किसी से, बैंक से या बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी पब्लिक से, किसी भी तरीके से पैसा उधार लेना, उसको कहते हैं कि हमने लोन लिया है या हमने जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के थ्रू कैश फंड इकट्ठा किया है। तो लोन लेने से भी हमारे पास, अगर कैश में हमने लोन लिया है तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होता है। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की जो आउटफ्लो होते हैं, जिनसे कैश का आउटफ्लो होता है। पहला है परचेजिंग रॉ मटेरियल। जब जिस गुड्स एंड सर्विसेज का हम प्रोडक्शन करते हैं और उसको बेचते हैं, उसका प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो उसी रॉ मटेरियल को जब हम नकद खरीदते हैं तो हमारा कैश का आउटफ्लो होता है। उसी तरीके से अगर कोई हमारे लेनदार हैं, जिनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं इंग्लिश में, तो जब हम उन क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देते हैं कैश में तो हमारा कैश का आउटफ्लो होता है। तीसरा है बाय बैक ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स को बाय बैक कर लेते हैं, यानी कि हमने कोई शेयर इशू किए आज और 2-3 साल बाद हमने उसको बाय बैक कर लिए, तो बाय बैक जब हम करेंगे तो उस बाय बैक के बदले या तो हम कैश देंगे या कोई दूसरी सिक्योरिटी भी दे सकते हैं उसके बदले। तो अगर कैश में हम बाय बैक कर रहे हैं तो इस बाय बैक से क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। अगला है आपका रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड डिवेंचर्स, यानी कि जो लोन हमने लिया था जिससे हमारा कैश इनफ्लो हुआ था, वो लोन हमें चुकाना भी तो है। तो जब हम उसको कैश में चुकाते हैं तो उससे लोन को रीपे करने में या डिवेंचर्स का अमाउंट, डिवेंचर्स को रिडीम करने में, जब हम इनको कैश में रिडीम करते हैं या रीपे करते हैं तो हमारा कैश का आउटफ्लो होता है। अगला है परचेजिंग ऑफ असेट्स। सपोज कीजिए कोई एसेट हमारी अब चल नहीं रही, वो फुली डेप्रिसिएटेड हो गई है या पूरी तरह से स्क्रैप हो गई है, अब वो प्रोडक्शन में मतलब की नहीं रही या वो ऑब्सोलिसेंस हो गई, टाइम बीतने से उसका प्रचलन ख़त्म हो गया, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो किसी भी वजह से हम क्या करते हैं, पुरानी एसेट बेचकर नई एसेट खरीदते हैं। तो जब हम नई एसेट खरीदते हैं कैश में तो कैश का आउटफ्लो होता है। अब हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। इट इज़ ए स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि एक ऐसा विवरण है, ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या दिखाता है, कैश या कैश इक्विवेलेंट के फ्लो को दिखाता है। फ्लो मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो, यानी कि उन
इस स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शन से ली जाती हैं जिनसे या तो कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, किसी विशेष अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हाईलाइट्स द फैक्टर्स डेट ब्रिंग इन चेंजेस इन कैश पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हाईलाइट करता है, ऐसे कारकों को, ऐसे फैक्टर्स को या ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसी एक्टिविटीज़ को शो करता है जो कैश पोजीशन में परिवर्तन लाते हैं किसी एंटरप्राइज की या किसी उद्यम की, किसी उद्योग की या किसी फर्म की। तो कैश पोजीशन में अगर कोई ट्रांजैक्शन अंतर ला रही है, परिवर्तित कर रही है कैश पोजीशन को कोई ट्रांजैक्शन, तो वो ट्रांजैक्शन हमारी किस में रिकॉर्ड की जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में की जाएगी। अगला है पार्ट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 पार्ट्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अब हम एक एक करके इन एक्टिविटीज़ को समझते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया पढ़ाते समय आपको कि जो बिजनेस का कोर ऑपरेशन है, जो बिजनेस का मेन बिजनेस है, उस मेन बिजनेस को करने से जो हमारे पास कैश का फ्लो हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा, तो रॉ मटेरियल ख़रीद कर हम प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे, तो वो हमारा मेन बिजनेस है। तो उस बिजनेस को करने के लिए हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा, हमें कैरीज इनवर्ड पे करने पड़ेंगे, ठीक, हमें फैक्ट्री रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। तो उस ऐसी जो खर्चे हैं जो बिजनेस के मेन ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, वो खर्चे या रिसिप्ट जो हैं कैश में, अगर मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ से हो रहे हैं तो वो सारे फ्लो किस हेडिंग के अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। इसमें जब भी हम किसी असेट को बेचते हैं या किसी असेट को ख़रीदते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो उसको हम इन तीनों एक्टिविटीज़ में नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसको ओपनिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस के रूप में वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम चेंज निकाल लेते हैं तीनों एक्टिविटीज़ का, तो उसको फिर हम ओपनिंग स्टॉक में जोड़ते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, वो क्लोजिंग बैलेंस का वो निकल कर आ जाता है। तो मैं बात कर रहा था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो फिक्स्ड असेट को खरीदने या बेचने से संबंधित हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कोई मशीनरी खरीदी प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो क्या है, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से भी कौन सी है, ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिससे हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। वैसे अगर कोई असेट पुरानी हो गई, वो प्रोडक्शन के मतलब नहीं रही, हमने स्क्रैप में बेच दी, तो वो क्या है, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी कौन सी एक्टिविटीज़ है, कैश इनफ्लो वाली एक्टिविटीज़ है, क्योंकि जब हम मशीनरी बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा। अगर मशीनरी उधार बेची गई है या कैश में नहीं बेची गई तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल कैश या कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वही दिखाई जाती हैं। तीसरी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है फंड को रेज करना और फंड की रीपेमेंट करना। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई शेयर इशू किए तो हमारे पास कैश आएगा, तो वो हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो की एक्टिविटी है। लेकिन जब हम उनको रिडीम करेंगे या रीपे करेंगे, शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को, लोन्स को या डिबेंचर्स को, तो हमारे पास से कैश जो है बाहर जाएगा। तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। और ये कैसी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इस फाइनेंशियल एक्टिविटी की वजह से हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड है, उनसे अगर कैश फ्लो हो रहा है तो उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रखेंगे। और फिक्स्ड असेट को खरीदने या बेचने से संबंधित किसी की एक्टिविटी से अगर कैश का फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में रखेंगे। इसी तरीके से अगर पैसा उधार लिया और या उसकी पेमेंट की, तो उधार लेने से और उधार चुकाने से रिलेटेड जितनी भी आपकी
एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कैश फ्लो हो रहा है, उन एक्टिविटीज़ को हम किस में दिखाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे। अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव है टू असरटेन द सोर्सेज फ्रॉम एक्टिविटीज़, यानी कि उन सोर्स को पता लगाना जहाँ से हमें इनफ्लो हो रहा है कैश का। अब जैसे एग्जांपल मैंने जैसे पीछे बताया, जैसे सिक्योरिटी इशू की, हमने डिवेंचर इशू किए, लोन लिया, असेट बेची, इन्वेस्टमेंट बेची, या रॉ मटेरियल खरीद कर हमने फिनिश्ड गुड्स में बदल कर उनको बेचा मार्केट में। तो इन सब एक्टिविटीज़ से क्या होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारे लिए एक सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो हैं। तो हम एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय कि हम ये देख लें कि हमारे पास किन किन सोर्स से इनफ्लो होता है या हुआ है। दूसरा है टू असर्टेन द यूजेस ऑफ एक्टिविटीज़। अब ये जानने के लिए कि जो फंड हमने रेज़ किया था, चाहे वो किसी भी तरीके से क्या है कैश में, तो उस कैश का हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया, उस यूज़ को ही दिखाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो है उस यूज़ को भी दिखाता है। यूज़ मतलब एक तरीके से आउटफ्लो कह सकते हैं, कि वो आउटफ्लो दिखाता है कि किन किन वजह से जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, किन उनमें से किन ट्रांजैक्शंस की वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है। उसी को कहते हैं यूजेस बाय एक्टिविटीज़, यानी कि कैश का कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। तीसरा है टू असर्टेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस नेट प्रॉफिट लिखते हैं और उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। तो इस जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हम, इसका मेन मकसद होता है कि हम ये जान लें कि कैश का जो हमारे पास अमाउंट है वो उसमें कितना चेंज हुआ ड्यूरिंग द ईयर। जितना चेंज हुआ उसको हम ओपनिंग बैलेंस में जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल कर आ जाता है। तो इसलिए हम एक उद्देश्य हमारा यह भी होता है कि हम ये जान लें कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से कि जो हमारा कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, उसमें किस ड्यूरिंग द ईयर कितना परिवर्तन आया, यानी कि वो कितने अमाउंट से घट गया कैश बैलेंस हमारा, या कितने अमाउंट से कैश बैलेंस बढ़ गया। तो इसी को कहते हैं नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का एक उद्देश्य होता है। अगला है यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। यहाँ जो हम यूजेस की बात कर रहे हैं वो कैश के यूजेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि जो रिकॉर्ड हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे कैश फ्लो का, उस स्टेटमेंट के क्या क्या पर्पज़ हैं। पीछे हमने बात की थी कैश के यूजेस की, यहाँ हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के यूजेस की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के यूजेस में पहला यूजेज क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से हमें कैश का जो नेट परिवर्तन है, या जो फ्लो या इनफ्लो या आउटफ्लो जितना हुआ है उसकी एक पिक्चर हमारे पास आ जाती है। तो हम उस कैश फ्लो को जानकर ही हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है हमारी कैश से रिलेटेड, वो हम बना पाते हैं। जैसे डिविडेंड कितना देना है या नहीं देना है, क्रेडिटर्स की पेमेंट अभी करनी है या नहीं करनी है, या और तरीके से गुड्स रॉ मटेरियल और ख़रीदना है नहीं खरीदना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमारे पास इनफ्लो अच्छा हो रहा है तो हमारी शॉर्ट प्लानिंग उसी तरीके से होगी, और अगर हमें लगता है कि कैश फ्लो कम हो रहा है, आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, तो शॉर्ट टर्म की जो प्लानिंग होगी हमारी वो कैश को बचाने के नेचर की होगी। दूसरा यूजेस है टू नो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए जो कैश हमारे पास अवेलेबल है, उन्हीं को हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है वो इतना है, तो उसी के हिसाब से क्या होगा, हमारी जो लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर है उसका पता चलता है। तीसरा है टू नो सॉल्वेंसी पावर। सॉल्वेंसी पावर का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म लोन हमने लिए हैं, चाहे वो हमने बैंक से लोन लिया है, चाहे वो हमने डिवेंचर इशू करे हैं, चाहे वो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, चाहे वो हमने किसी रिलेटिव से अपना लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो उन लोन्स को, उन लाइबिलिटीज़ को चुकाने की जो क्षमता है वो उसी का पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से।
कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का इनफ्लो जितना ज़्यादा होगा हमारी सॉल्वेंसी पावर उतनी अच्छी होगी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का आउटफ्लो जितना ज़्यादा होगा हमारी सॉल्वेंसी पावर उतनी ही कमज़ोर होगी। अगला है इफ़िशिएंट कैश मैनेजमेंट। यानी कैश मैनेजमेंट का मतलब है कि कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ से कहाँ जा रहा है, और कैश को कहाँ से क्रिएट करना है, लाना है, और कैश को कहाँ खर्च करना है। इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होता है हमारा कैश मैनेजमेंट। तो जब हमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ईजिली हम ये जान सकते हैं कि हमारा कैश मैनेजमेंट जो रहा है वो इफ़िशिएंट है या नहीं। अगर कैश इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो हमारा कैश मैनेजमेंट इफ़िशिएंट माना जाएगा, और अगर हमारा कैश फ्लो जो है वो आउटफ्लो हो रहा है ज़्यादा या इनफ्लो कम है तो वो हमारा कैश मैनेजमेंट जो है इफ़िशिएंट नहीं माना जाएगा। अगला है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ये हो गया, हाँ, कंपैरेटिव जो स्टडी है वो दो तरीके से की जा सकती है, या तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन या इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब एक ही फर्म का दो या दो से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के बीच में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। या अगर हम दो फर्मों या दो से ज़्यादा फर्मों के बीच में अंतर कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा फर्म्स के बीच में किसका आउटफ्लो ज़्यादा है, किसका इनफ्लो ज़्यादा है, या किसका नेट चेंज इन कैश पोजीशन ज़्यादा है या कम है। तो ये चीज़ क्या है, कंपेरेटिव स्टडी कहलाती है। यानी कि कैश फ्लो के स्टेटमेंट के आधार पर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं विभिन्न फर्मों का या एक ही फर्म के विभिन्न अकाउंटिंग पीरियड्स का। अगला है रीजन फॉर कैश पोजीशन। जैसे कि मैंने बताया कि कैश पोजीशन में जो चेंज है वो कई तरीके से हो सकता है। जितनी भी कैश में ट्रांजैक्शन होती हैं, चाहे उससे इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, वो सारी क्या होती हैं, एक कॉज होती हैं, रीज़न होती है कैश पोजीशन में बदलाव करने की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से हमें जो कैश पोजीशन में परिवर्तन हुआ है वो क्यों हुआ, इसका जवाब भी मिल जाता है। अगला है टू टेस्ट मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन मतलब जैसे कि हमें डिविडेंड इस साल देना है या नहीं देना है, या हमें रॉ मटेरियल कितना ख़रीदना है, या हमें पेमेंट कितनी करनी है क्रेडिटर्स को, या हमें डेटर से कितनी जल्दी से जल्दी पैसे लेने की कोशिश करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड होती हैं। तो या हमें कोई असेट ख़रीदनी है या कोई असेट बेचनी है जो पुरानी हो गई है, तो किसी भी वजह से अगर हमें कोई मैनेजरियल डिसीजन लेना होता है जिससे जो हमारा कैश की इनकम से या कैश के खर्चे से रिलेटेड होता है, तो वो भी हमारा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पर ही लिया जाता है। या एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमने मैनेजरियल डिसीजन लिए हैं उनको हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे मैनेजरियल डिसीजन सही लिए गए थे या गलत लिए गए थे। अगला है लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहली लिमिटेशन है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो उसके दो बेसिस होते हैं, एक तो होता है एक्रूअल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस मतलब वो बेसिस जिस साल वो ट्रांजैक्शन हुई है, जिस साल अमाउंट का लेना या देने की ओब्लिगेशन क्रिएट हुई है, उस साल अगर उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो हमारा एक्रूअल बेसिस कहलाता है। दूसरा होता है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो का मतलब होता है कि वो ओब्लिगेशन उस ट्रांजैक्शन की कभी भी हुई हो वो मैटर नहीं करती, लेकिन कैश फ्लो में मैटर ये करता है कि उस ट्रांजैक्शन की जो पेमेंट है या रिसिप्ट है कैश में वो कब मिली। तो जिस साल भी वो कैश फ्लो होगा हमारे को उस किसी भी एक्टिविटी का, वो ट्रांजैक्शन उसी पीरियड की मानी जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन इग्नोर की जाती हैं। यानी कि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है जो कैश की नहीं है, उधारी की हैं या काइंड की हैं, यानी एसेट्स के बदले में अगर हमने शेयर इशू किए हैं, तो किसी भी तरीके से अगर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन है जैसे डेप्रीशिएशन है हो सकता है, या और भी गुडविल राइट ऑफ हो सकती है, तो ये जितने भी रीज़न हैं, जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हैं, इनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है रिकॉर्ड नहीं करते, इनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की।
क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन का भी अपना एक महत्व होता है। दूसरा है डज नॉट शो नेट इनकम। नेट इनकम इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं करते, इसमें हम कैश फ्लो को देखते हैं कि कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। तो यही चीज़ हम जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इससे हमें नेट प्रॉफिट का नहीं पता चलता है, नेट इनकम का नहीं पता चलता, क्योंकि हम इसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, केवल कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। अगला है हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की जाती हैं वो ये बताती हैं कि अब तक कैश कहाँ से आउटफ्लो हुआ और कैश का कहाँ से इनफ्लो हुआ। वो ये नहीं बताता कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कहाँ से कैश का इनफ्लो होगा और कहाँ से कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये फ्यूचर की बात नहीं बताता, बल्कि ये हिस्ट्री में जो हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है कैश के साथ, कैश ट्रांजैक्शंस में, उनको दिखाता है, ना कि फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस को। अगला है आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इग्नोर्ड। ये है जो मैंने ऊपर अब ये एक्सप्लेन किया था सबसे शुरू में कि फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं एक्रूअल बेसिस को। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जो अकाउंटिंग के बेसिस हैं वो दो होते हैं, एक कैश बेसिस और एक होता है हमारा एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस वो बेसिस जिसमें हम ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं जब उसकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई, तो उसमें हम लीगल ऑब्लिगेशन को आधार बनाते हैं एक्रूअल बेसिस में। लेकिन कैश बेसिस में हम लीगल ऑब्लिगेशन नहीं देखते, इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि कब रिसिप्ट हुई और या कब पेमेंट हुई कैश की। जिस साल भी रिसिप्ट होगी या पेमेंट होगी वो ट्रांजैक्शन उस साल की ही मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है यानी कि जो एक्रूअल बेसिस है उसको इग्नोर करता है। ये भी एक इसकी बड़ी लिमिटेशन है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास, इससे आगे पढ़ेंगे और इसके आगे की बात। जब तक के लिए धन्यवाद।